हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं क्यार स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी स्पर्श का चैप्टर 8, जो कि है बड़े भाई साहब। ये आपका गद्य खंड का चैप्टर फर्स्ट है वैसे, और बुक का चैप्टर 8 है। इसके जो लेखक हैं वो है प्रेमचंद जी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें एक बड़े भाई साहब की बात बताई गई है। तो पाठ में क्या होता है कि एक बड़े भाई साहब होते हैं जो वैसे तो छोटे हैं, और उनसे एक छोटा भाई भी है उनका, लेकिन वो उससे कुछ ही साल बड़े हैं। और उनकी जो बड़ी बड़ी आशाएं हैं, उनकी वजह से वो बड़े माने जाते हैं। तो बड़े होने के कारण वो जो हैं वो खुद भी यही चाहते हैं कि जो उनका छोटा भाई है वो कुछ भी ऐसा करें जो कि उनके छोटे भाई के लिए प्रेरणादायक हो। ठीक है। भाई साहब जो हैं वो उससे 5 साल बड़े हैं, परंतु 3 ही कक्षा आगे पढ़ते हैं। वो अपनी शिक्षा की नींव मजबूती से डालना चाहते थे ताकि वे आगे चलकर अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। वे हर कक्षा में 1 साल की जगह 2 साल लगाते हैं, कभी कभी तो वो 3 साल भी लगा देते हैं, और हर वक्त जो किताब है उसे खोलकर बैठे रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। लेखक का जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। अगर 1 घंटे भी किताब लेकर बैठता था तो उसके लिए किसी पहाड़ को चढ़ने जितना ही मुश्किल काम होता था। जैसे ही उसे ज़रा सा मौका मिलता था वो खेलने के लिए मैदान में पहुंच जाता था, लेकिन जैसे ही खेल ख़त्म करके वो कमरे में आता था, भाई साहब का वो गुस्से वाला जो रूप है उसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा डर लगता था। बड़े भाई साहब जो हैं वो छोटे भाई को डांटते हुए कहते हैं कि इतना सुस्त है कि बड़े भाई को देखकर कुछ भी नहीं सीखता है। अगर लेखक अपनी उम्र इसी तरह गंवाना चाहता है तो उसे घर चले जाना चाहिए और वहाँ मर्जी से मतलब मज़े से गुल्ली डंडा खेलना चाहिए। कम से कम दादा की मेहनत की कमाई तो ख़राब नहीं होगी। तो जो उनके बड़े भाई हैं वो उनको डांट देते हैं। भाई साहब जो हैं वो उपदेश जो है बहुत अच्छा देते थे, ऐसी ऐसी बातें करते थे जो सीधे दिल में लगती थी। लेकिन भाई साहब की जो डांट फटकार है उसका असर 1-2 घंटे तक ही उसको रहता था। वो इरादा कर लेते हैं कि आगे से खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, और यही सोचकर जल्दी जल्दी एक समय सारणी बना देते हैं। परंतु समय सारणी बनाना अलग बात होती है, उसका पालन करना अलग बात, यानी कि टाइम टेबल बना देते हैं। वार्षिक परीक्षा आती है, भाई साहब जो हैं वो फेल हो जाते हैं, लेखक पास हो गया और लेखक जो है वो अपनी कक्षा में प्रथम आया। लेखक कौन? जो इस चैप्टर को लिख रहे हैं, प्रेमचंद जी। ठीक है। और बड़े भाई साहब जो हमेशा पढ़ते रहते थे वो फेल हो जाते हैं। अब लेखक जो है वो मतलब लेखक और भाई साहब के बीच केवल 2 साल का ही अंतर रह जाता है। इस बात से उसे अपने ऊपर घमंड हो गया था कि उसके अंदर आत्मसम्मान भी बढ़ गया था। बड़े भाई साहब लेखक को कहते हैं कि ये मत सोचो कि वे फेल हो गए हैं, जब वह उनकी कक्षा में आएगा तब उसे पता चलेगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री करते हुए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और इंग्लिस्तान का इतिहास भी याद करना पड़ेगा, तब उसे पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा मेहनत करनी होती है। बादशाहों के नाम याद रखने होंगे, ठीक है, उसमें कितनी ज़्यादा परेशानी होती है वो बताते हैं। परीक्षा में कहा जाता है कि समय की पाबंदी पर निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम नहीं होना चाहिए। तो वो जो बड़े भाई साहब हैं वो अपने छोटे भाई को इस तरह से बताते हैं कि कितनी ज़्यादा कठिन उनकी पढ़ाई है, और जब वो मेरे जितनी क्लास में आ जाएंगे तो तब उनको मतलब वो कहते हैं कि तब मैं देखूँगा कि तुम किस तरह से पढ़ते हो या किस तरह से परिश्रम करते हो। अब आप अपनी कॉपी सामने रखकर अपनी कलम हाथ में लेकर सोच कर पागल होते रहो। लेखक सोच रहा था कि अगर पास होने पर इतनी बेइज्जती हो रही है तो अगर फेल हो गया तो पता नहीं भाई साहब क्या करते, शायद उसके प्राण ही ले लेते। लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बाद भी पुस्तकों के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं हुई। खेल कूद का तो उसे जब भी अवसर मिलता वो खेलने दौड़ा चला जाता। पढ़ता भी था लेकिन बहुत कम, बस इतना कि कक्षा में बेइज्जती ना हो। फिर से सालाना परीक्षा आ जाती हैं और कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि लेखक फिर से पास हो गया और भाई साहब इस बार भी फेल हो जाते हैं। जब परीक्षा का परिणाम सुनाया गया तो भाई साहब रोने लगे और लेखक भी रोने लगा। जो भाई साहब का स्वभाव है कुछ नरम हो गया था। कई बार लेखक को डांटने का अवसर होने पर भी वे लेखक को नहीं डांटते थे। शायद उन्हें खुद ही लग रहा था कि अब उनके पास लेखक को डांटने का अधिकार नहीं है, और अगर है भी तो बहुत ज़्यादा कम। अब लेखक की जो स्वतंत्रता थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। जब भाई साहब की सहनशीलता का गलत उपयोग कर रहा था तो उसके अंदर एक ऐसी धारणा ने जन्म ले लिया कि वह चाहे पढ़े या ना पढ़े वो पास तो हो ही जाएगा। उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत वो पढ़ लिया करता था वह भी बंद हो गया था। लेखक को जो है पतंगबाजी का नया शौक लग गया था और उसका जो सारा समय है वो पतंगबाजी में ही वो
लेखक जो हैं वो गुजार देते थे। वो भाई साहब की इज़्ज़त करते थे, उनकी नज़रों से छिपकर ही पतंग उड़ाते थे। लेकिन एक दिन शाम के समय हॉस्टल से दूर लेखक एक पतंग को पकड़ने के लिए बिना किसी परवाह के लिए दौड़े चले जा रहे थे और अचानक भाई साहब से उसका आमना सामना हो गया। वे शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने बाजार में ही उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े क्रोधित भाव से बोले, इन बेकार के लड़कों के साथ तुम्हें बेकार के पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अभी छोटी कक्षा में नहीं हो, बल्कि अब तुम 8वीं कक्षा में हो गए हो और मुझसे सिर्फ एक कक्षा पीछे पड़ते हो। आखिर आदमी को थोड़ा तो अपनी पदवी के बारे में सोचना चाहिए। समझ किताबें पढ़ लेने से नहीं आती, बल्कि दुनिया देखने से आती है। बड़े भाई साहब लेखक को कहते हैं कि यह घमंड जो अपने दिल में पाल रखा है कि बिना पढ़े ही पास हो सकते हो, उन्हें लेखक को डांटने और समझाने का कोई अधिकार नहीं रहा। इसे निकाल डालो। बड़े भाई साहब जो हैं वो लेखक जो हैं वो बताते हैं कि बड़े भाई साहब के रहते लेखक कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते थे। बड़े भाई साहब लेखक से कहते हैं कि अगर लेखक नहीं मानेगा तो भाई साहब थप्पड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो बात है वो उन्हें अच्छी नहीं लग रही होती। लेखक भाई साहब की इस समझाने की जो ये योजना होती है उसके कारण उनको सामने सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। आज लेखक को सचमुच अपने छोटे होने का एहसास हो रहा था, ना केवल उम्र से बल्कि मन से भी, और भाई साहब के लिए उसके जो मन में इज्जत थी वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेखक उनके प्रश्नों का उत्तर नम आँखों से देते हैं और भाई साहब जो भी कह रहे होते हैं वो बिल्कुल सही है और उनको ये सब कहने का अधिकार भी है। भाई साहब जो हैं वो लेखक को गले लगा लेते हैं, कहते हैं कि वे लेखक को पतंग उड़ाने से मना नहीं करते हैं। उनका भी मन करता है कि वे भी पतंग उड़ाएं, लेकिन अगर वे सही रास्ते से भटक जाएंगे तो लेखक की रक्षा कैसे करेंगे? बड़ा भाई होने के नाते ये भी उनका कर्तव्य है। इत्तेफाक से उस समय कटी हुई पतंग लेखक के ऊपर से गुजरी। उसकी डोर कटी हुई थी और लटक रही थी। लड़कों का एक झुंड उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। भाई साहब लंबे तो थे ही, उन्होंने उछलकर डोर पकड़ ली और बिना सोचे समझे हॉस्टल की ओर दौड़े और लेखक भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा।